स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ये नारा दिया था हमारे आजादी के लोकप्रिय नेता, उग्रवादी विचारधारा के प्रमुख नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने, जिन्हें बाल लाल पाल की टुकड़ी कहा जाता था। बाल यानी बाल गंगाधर तिलक, लाल मतलब लाला लाजपत राय और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। ये सभी लोग गरम दल के प्रमुख नेताओं में से एक हुआ करते थे। गरम दल यानी क्या? अगर ब्रिटिशर्स अगर देश के खिलाफ कोई ऐसी बात बोलते थे जो सही नहीं है, तो इन लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता था। तो इस वजह से क्या होता था कि ये अपने सारे लेख है ना अपने न्यूज़पेपर में छापते थे। मराठा, केसरी जैसे सारे न्यूज़पेपर में इन्होंने अलग अलग लेख छापे थे। ब्रिटिशर्स के खिलाफ काफी इन्होंने स्ट्रगल किया, आजादी में अपना काफी बड़ा योगदान दिया। तो कौन थे ये बाल गंगाधर तिलक, जिनके बारे में पूरा जानेंगे, इनकी बायोग्राफी देखेंगे, इनके बारे में देखेंगे इन्होंने आजादी में अपना क्या योगदान दिया, और थोड़ा इनके आइडियोलॉजी के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि ये देश के बारे में क्या सोचते थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं उनके प्रारंभिक जीवन से। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई सन 1856 ईस्वी को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। उनके बचपन का नाम था केशव गंगाधर राव। केशव गंगाधर राव, उनको बाद में लोकमान्य की उपाधि दी गई। लोकमान्य का मतलब लोगों की सुनने वाला, लोकमान्य, लोगों को जो लोगों को काफी मानता हो, उस हिसाब से इनको लोकमान्य का बाद में टाइटल दिया गया। और बाद में इन्होंने अपना नाम बदल के रख लिया बाल गंगाधर तिलक। इनके पिताजी काफी बड़े स्कॉलर भी थे, काफी पढ़े लिखे थे, स्कूल टीचर थे और इन्होंने क्या किया था, अपने बेटे को शिक्षा दी थी। इन्होंने शुरुआत में जब ये लोकमान्य तिलक जब 1 साल के हुए, तभी भारत में प्रथम स्वतंत्रता माफ कीजिएगा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जब 1 साल के ही हुए थे, तभी स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी भड़की थी और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 10 मई को ही शुरू हुआ था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पे मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, तो जब जैसी उस समय जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, बहुत बड़े पैमाने पर ये आंदोलन हुआ था अपने देश में 1857 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को उखाड़ के फेंक दिया गया था। तो बचपन से ही इनके माता पिता इनको आज़ादी की कहानियां सुनाया करते थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, नाना साहब जैसे जो बड़े बड़े लोकप्रिय नेता हुए, जिनकी कहानियां देश प्रेम और बलिदान जिनका बलिदान देश प्रेम के लिए प्रेरणा स्रोत रहा, उनके बारे में इनको सिखाया करते थे, उनके बारे में बताया करते थे। आज़ादी के जंग के बारे में बताया करते थे कि देश में कैसे हो रहा है, अभी ब्रिटिशर्स लोग क्या कर रहे हैं, देश को क्यों ऐसे कर रहे हैं, सारी बातें उनको समझाते थे, उनको अलग अलग इससे रिलेटेड कहानियां सुनाते थे। तो बचपन से ही लोकमान्य तिलक में भी ये था कि उनको भी आगे बड़े होकर अपने इंडिपेंडेंस मूवमेंट में हिस्सा लेना है और आगे चल के उनको भी ब्रिटिशर्स को उखाड़ के फेंकना है। तो वो भी इन सब से इंस्पायर होके वो भी सीखते थे। तो उसके बाद क्या हुआ, देखिए शुरुआत की जो उनकी प्रारंभिक शिक्षा तो इनकी घर पे ही हुई। इनको काफी ज्यादा नॉलेज थी। इनके पापा तो काफी बड़े विद्वान थे, संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे, तो इनको संस्कृत में काफी निपुण हो गए लोकमान्य तिलक इनकी वजह से। अपने पिताजी की वजह से उन्होंने संस्कृत में काफी योगदान दिया। इनकी माताजी जो थी वो भी है ना पंडित थी, मतलब वो भी है ना धार्मिक प्रवृत्ति की थी और दयालु थी, मतलब वो हर चीज में उनको रामायण महाभारत की कहानियां सुनाती थी। जैसे उनको भी समझाती थी कि बेटा कभी डरना नहीं, अपनी जिंदगी में हर कठिनाइयों का बिना डरे सामना करना चाहिए, उनको समझाया करती थी। देखिए जिन लोगों के घर में ऐसा माहौल होता है ना, तो लोग भी है ना आगे चल के इस चीज को लेके काफी उत्साहित होते हैं और ऐसे करके लोग आगे चल के बहुत बड़ा बनने की भी सोचते हैं। अगर इस तरह से अगर कोई उनको एंकरेज करता है, अगर ऐसे में, तो लोगों में रहता है कि हाँ हमको भी कुछ करना ही है आगे चल के। तो शुरुआत की पढ़ाई इन्होंने घर पे ही की। उसके बाद क्या हुआ कि घर पे ही उनकी एजुकेशन हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1972-73 में उन्होंने पुणे के डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी में एडमिशन ले लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे वहाँ पे उन्होंने जैसे वो किया, ये डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी में एडमिशन लिया,
वहाँ से बीए करने के बाद वो एमए कर रहे थे, लेकिन एमए छोड़ दिया बीच में और उन्होंने एलएलबी की डिग्री कर ली। एलएलबी कर लिया और एलएलबी करने के बाद वो वकील बन गए और कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे, धीरे धीरे केसेस लड़ने लगे। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब ब्रिटिशर्स का तो वो जानते ही थे शुरू से कि देश में क्या हालात बने हुए हैं, तो वो इस चीज को लेके कि अब धीरे धीरे उनमें क्या हुआ कि अब जैसे पहले के टाइम पे तो क्या था ना, देखिए अपना आजकल के टाइम पे देखिए एजुकेशन सिस्टम अपना पहले इंडिया का बहुत अलग था, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए ना तो सबको बिगाड़ के चले गए, पूरा वेस्टर्न कल्चर थोप दिया उन्होंने। पहले कैसा होता था ना, गुरुकुल जैसा होता था, एक पेड़ के नीचे बच्चों को बिठाया जाता था आश्रम में, उनको चीजें वैसे सिखाई जाती थी, प्रकृति के बारे में समझाया जाता था, देश के बारे में समझाया जाता था, अलग अलग चीजें उनको धार्मिक किताबों के बारे में बताया जाता था, युद्ध कला की शिक्षा देना, जैसे अपना एजुकेशन सिस्टम काफी अच्छा हुआ करता था उस समय, लेकिन सब ब्रिटिशर्स ने बिगाड़ दिया। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अब देखिए ये सब कर रहे थे। अब शुरुआत में क्या हुआ कि अब इन्होंने भी मैथ्स में एमए किया, तो आगे चल के मैथ्स के टीचर भी बन गए और कोर्ट में भी इन्होंने वकालत की प्रैक्टिस की, वकील भी रहे काफी समय तक। लेकिन ये धीरे धीरे करके पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए। पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुए 1885 में क्या हुआ कि जैसी कांग्रेस की स्थापना हुई, कांग्रेस की स्थापना होने के बाद एक्चुअली क्या हुआ था कि देखिए 1857 की जब क्रांति हुई थी ना, तो ब्रिटिशर्स एकदम डर गए थे। और वो ब्रिटिशर्स तो मालूम है, वो जो ये रिवोल्ट हुआ था ना, इसको तो कोई क्रांति भी नहीं बताते, बोलते ये कौन सी क्रांति है, इसमें ये हम कोई ऐसे तो नहीं बोलते, वो ऐसे ही बोल रहा हूँ बस मैं, मतलब उनका तो ये रहते कि ये कोई क्रांति नहीं है, ये तो ये इंडियन लोग तो है ना हमारे खिलाफ आए थे, हम इनको अच्छा बना रहे थे और ये हमको उखाड़ के फेंक रहे थे। ये सब फालतू की बातें, इन सब का कोई मतलब नहीं है वैसे भी, तो छोड़िए वो सब बातें, छोड़िए अभी। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1885 में क्या हुआ कि उनको डर बैठ गया था कि आगे कोई बड़ा रिवोल्ट ना छिड़ जाए, बड़ा आंदोलन देश में ना छिड़ जाए। तो इस वजह से क्या हुआ कि 1885 में मुंबई में एओ ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर दी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। अब इसमें देखिए दो तबके हुआ करते थे, एक तो मॉडरेट हुआ करता था और एक एक्सट्रीमिस्ट हुआ करता था। एक्सट्रीमिस्ट मतलब क्या कि हमको स्वराज चाहिए, मतलब हमको आजादी के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। मॉडरेट्स मतलब क्या, ब्रिटिशर्स रहेंगे, ब्रिटिशर्स देश पे राज करेंगे, लेकिन हमारे हिसाब से सरकार चलनी चाहिए, ये सोचना था। अभी थोड़ा हम उसके बारे में भी जानेंगे। तो ऐसे करके लोकमान्य तिलक भी अपना कांग्रेस का सेशन हो रहा था। लेकिन जैसे कांग्रेस की जब स्थापना भी हुई थी ना, तो 1905 तक ये कांग्रेस ने भी देखिए आखिर करते करते कुछ किया नहीं। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि 1896 में क्या हुआ कि है ना प्लेग फैल गया। प्लेग बहुत बड़ी बीमारी फैली, पूरी दुनिया में फैल गई। ब्रिटिशर्स ने तो उसमें भी है ना क्या फालतूगिरी करी कि है ना जो भी लोग प्लेग से प्रभावित थे सब मरीजों को है ना अलग अलग हॉस्पिटल्स में बंद कर दिया, उनको बहुत टॉर्चर किया, उनके साथ मारपीट की, अलग अलग तरह की ज्यादतियां की, उनको कोई मतलब ही नहीं, मतलब उनके हिसाब से उन्होंने काफी ऐसे किया, तो उसके हिसाब से कंट्रोल तो हो गया। अब जैसे कंट्रोल वाले के लिए कितनी गलत बात है कि आप है ना कोई इंसान बीमार पड़ा हुआ है और उसके साथ इस तरह से मारपीट करोगे तो क्या होगा, सामने वाले को कितना बुरा लगेगा कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है और ये मेरे साथ ऐसे कर रहा है। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि है ना उन लोगों को प्लेग के खिलाफ भी है ना, जब प्लेग फैल रहा था तो वो चूहों की बीमारी होती है प्लेग, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अब बीमारियां फैल रही थी, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एकदम लोगों की जांच करनी शुरू कर दी, लोगों को है ना एकदम इन्वेस्टिगेट किया, लोगों पे आने नहीं दिया, लोगों को कहीं किसी से मिलने नहीं देना, बहुत उल्टा सीधे काम हो रहे थे। अब जैसी ये बात बाद में आगे चल के लोकमान्य तिलक को पता चली, तो आगे चल के उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बोला बेटा अभी रुक जाओ, अभी बताता हूँ, मतलब ब्रिटिशर्स को उन्होंने बोला ऐसे कि अभी रुक जाओ, अभी तुम्हारी सारी बदमाशियां निकालते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ये सारी चीजें हुई, तो फिर उन्होंने क्या किया कि अपना एक केसरी नाम से एक पेपर लिखा था, इसमें वो मराठी में लिखते थे। दो न्यूज़पेपर छपते थे बेसिकली, एक था केसरी और एक दूसरा मराठा जो था ना वो इंग्लिश में था। अब मराठा जो इंग्लिश में इसलिए लिखते थे ना क्योंकि वो बहुत सारे लोग तो ऐसे होते थे ना कि अरे ब्रिटिशर्स तो हमको सब दे ही रहे हैं, हमारे पास इतना कुछ है, वेल्थ ले लिया हमने, इतना सब कुछ दे दिया हमको, सब मिल गया, तो उसके बाद हमको क्या जरूरत है, देश जाए भाड़ में, हमको क्या लेना देना देश से।
लेकिन देखिए मैं आपको बता दूं ये बहुत गलत है। ये चीज कभी अपने दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए हमेशा। अरे देखिए अपन लोग तो देखो फिर भी है ना समृद्ध लोग हैं अच्छे से। अब देखो वही बात है कि है ना जिसके पास सारी चीजें रहती है, जिसको बैठे बैठे मिल जाता है सारी चीजें, उसको मतलब होता नहीं है कोई चीज से। उनको रहता है छोड़ो अपने को सब मिल रहा है, ऐशो आराम की जिंदगी जियो, दूसरे लोग तो ऐसे ही करते रहेंगे। तो वैसे करके उन्होंने क्या किया, प्लेग के खिलाफ भी है ना एक दिन एक स्टेटमेंट भी दिया कि अगर आप किसी मतलब अगर उन्होंने तिलक ने क्या स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने बोला कि देखो एक काम करो, यहाँ पे मतलब अगर आप कोई धर्म के खिलाफ अगर मतलब जाता है अगर किसी के, और अगर आप किसी कारणवश अगर किसी की अगर जान ले लो, अगर अपने हक के लिए मान लो, और अगर उसके बाद अगर कोई नहीं मानता है, अगर उसके बाद अगर उसकी हत्या हो जाए या कुछ हो जाए ना, तो उससे वो कोई गलत बात नहीं है, सही बात है। फिर ऐसे लोगों को तो फिर यही सिखाना चाहिए। और इन्हीं लोगों की बातों में आके क्या हुआ, और उनका कहना भी ये चीज बिल्कुल सही था। तो उनके कहने पे उन्होंने क्या किया कि चाफीकर बंधु ये रेवोल्यूशनरी थे, तो इन्होंने महाराष्ट्र के पुणे में क्या किया कि रेड एंड लेफ्टिनेंट एस्ट को मार डाला वहां पे जाके। उधर से नाम किस पे आया, तिलक पे, तुम्हारी वजह से हुआ, चलो बेटा जेल चलो 1.5 साल के। वैसे चलो मतलब ब्रिटिशर्स ने बोला कि है ना जेल चलो, अब तुम्हारे ऊपर मुकदमा चलता है, और उनको ऐसे करके उनके खिलाफ केस चलाया गया। केस लड़ने के बाद केस होने के बाद उनको 1.5 साल के लिए जेल में डाल दिया। यहाँ से इधर से जेल में डाल दिया। जेल में जैसे ही उनको डाला गया, अब उसके बाद क्या हुआ कि जेल से बाहर आए। जेल से बाहर आने के बाद क्या हुआ कि अब जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने 1.5 साल के बाद फिर से अपना स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना जारी रखा। चीजें लोगों को देखते रहते थे, मतलब लोगों को इंस्पायर करते रहते थे वो कि देश के लिए में क्या हो रहा है। अपने अखबार लिखते रहते थे, अखबारों में छापते रहते थे सारी चीजें। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये सारी चीजें हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब 1905 आ गया करते करते। अब उसके बाद उन्होंने क्या हुआ कि अलग अलग रिफॉर्म्स लाने शुरू किए। जैसे एजुकेशन सिस्टम में काफी ज्यादा रिफॉर्म्स लाए। अब उनको लगा कि है ना ब्रिटिशर्स जो कर रहे हैं वो गलत बात है, तो ऐसे एजुकेशन नहीं होगा। तो उन्होंने डेक्कन सोसाइटी में, मतलब उन्होंने वहाँ पे फर्ग्यूसन कॉलेज को खोला पूना में, FC कॉलेज जो आज है, तो वहाँ पे ये मैथ्स पढ़ाया करते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अलग अलग इंस्टीट्यूशंस खोले बच्चों के लिए, जिसमें पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे लोगों को अपना सपोर्ट किया, फुल ऑन सपोर्ट दिया कि देश में एजुकेशन रिफॉर्म आनी चाहिए थी। इस वजह से BHU भी बन गया, अलग अलग इंस्टीट्यूशन बने, अलग अलग यूनिवर्सिटीज बनाई गई। फिर उसके बाद जैसी ये सारी चीजें हुई, तो उसके बाद करते करते क्या हुआ कि जब ये सब कुछ होने के बाद में, अब जब ये सब कुछ हो रहा था, अब उन्होंने अपने जितने भी अखबार थे वो सारे अखबारों को उन्होंने क्या किया कि मतलब लेख छापते थे, ब्रिटिशर्स के खिलाफ सारी बातें बोलते ही रहते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, अखबारों में लिखने के बाद उसके बाद करते करते 1905 आ गया। 1905 आते, चलिए अब देखते हैं कि है ना अब एक्चुअली क्या हुआ था, थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ये सारी चीजें हुई 1905 में क्या हुआ कि 1905 में इधर बंगाल का बंटवारा हो गया, पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब देखिए 1905 तक तो देखिए कांग्रेस का कोई वो था ही नहीं। कांग्रेस का क्या होता था ना कि साल में एक बार मिलते थे, 2-3 दिन एक सेशन होता था। यहाँ पे एक और बात बता दूं, लोकमान्य तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना चालू किया। देखिए गणपति उत्सव पहले मनाया जाता था, उसके बाद लेकिन बाद में क्या हुआ कि लेकिन ये घरों तक ही मनाया जाता था। लेकिन 1893 में तिलक ने बोला कि नहीं, इसको बाहर भी मनाया जाना चाहिए, प्रॉपर बाहर, जैसे आज के समय में कैसे जुलूस वुलूस निकलता है या जैसे जो भी होता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जैसे सारी चीजें की, और उसके बाद लोगों को एंकरेज किया कि देखिए आप घरों से बाहर निकल के भी ये फेस्टिवल मनाइए, ताकि इससे लोगों को अपने देश का कोई अपना कल्चर नहीं छूटना चाहिए, उनका ऐसा मानना था। फिर 1895 में उन्होंने शिवाजी उत्सव मनाया, शिवाजी जयंती आज भी महाराष्ट्र में बड़े धूमधाम से मनाते हैं, वो मनाया। फिर उसके बाद अब चलिए अब आते हैं कांग्रेस, अब हिस्ट्री पे। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसी ये सारी चीजें हुई, तो उसके बाद क्या हुआ कि 1905 में क्या हुआ कि बंगाल का बंटवारा हो गया। देखिए कांग्रेस से है ना जब महात्मा गांधी आया ना असल में, तब है ना कांग्रेस जुड़ी थी।
कांग्रेस को मतलब पूरी तरह से उन्होंने खोला था कि कोई भी ज्वाइन कर सकता है, वरना उससे पहले तो कोई ज्वाइन ही नहीं करता था। उससे पहले तो क्या होता था, साल में एक बार ये लोग 2-3 दिन मिलते थे, 2-3 दिन मिलने के बाद क्या होता था कि मीटिंग होती थी, हाँ ठीक है, मॉडरेट्स बोलते थे कि ठीक है हम आज़ादी नहीं लेंगे, एक्सट्रीमिस्ट हल्ला करते थे हमको आज़ादी दो। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब वो फिर बात होती थी, गप्पे मारते थे, सब चाय पीते थे, उसके बाद चले जाते थे, देश जाए भाड़ में, मतलब देश से कोई उनको मतलब ही नहीं था। उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसी ये सारी चीजें हुई, फिर उसके बाद 1905 में इधर भंग आंदोलन हो गया, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। उसके बाद से क्या हुआ कि काफी सारी चीजें होने लग गई। इधर कांग्रेस दो भागों में स्प्लिट हो गई, लेफ्ट ये मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को तो पकड़ पकड़ के मारा जा रहा था क्योंकि वो पूरी तरह से सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर रहे थे। अब इधर कांग्रेस ने इधर पूर्ण स्वराज की मांग कर दी और उन्होंने बोला कि नहीं हमको तो स्वराज ही चाहिए। इधर फिर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपना नारा दे दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं तो इसको लेकर ही रहूंगा, इतना बड़ा नारा दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे इधर 1905-1906 में करते करते क्या हुआ कि काफी सारी चीजें हुई। अब उसके बाद क्या हुआ कि असल में रेवोल्यूशनरी गार्ड भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज भी तिलक की वजह से ही चालू हुई थी, लोकमान्य तिलक की वजह से। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ये सब हुई, अब 1907 में क्या हुआ कि कांग्रेस का सूरत सेशन होने वाला था। कांग्रेस के सूरत सेशन में क्या हुआ कि अब पहले तो एक्चुअली ये नागपुर में होने वाला था। नागपुर में क्यों नहीं हुआ मालूम है, क्योंकि लोगों को पता था कि अगर यहाँ पे अगर कर दिया ब्रिटिशर्स ने तो यहाँ पे लोग लोकमान्य तिलक को है ना चुन लेंगे, लोकमान्य तिलक उनकी तरफ से आ जाएंगे, तो वो तिलक को आने नहीं देना चाहते थे, तो इसलिए सूरत सेशन हुआ। सूरत सेशन की वजह से क्या हुआ, कांग्रेस स्प्लिट हो गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि स्वराज की मांग जारी रही। उसके बाद क्या हुआ कि बहिष्कार, विदेशी सामानों की होली जलाई जाने लगी। उसके बाद में मतलब विदेशी सामानों की होली जलाना मतलब क्या कि जैसे तैसे मतलब ये ब्रिटिशर्स का कोई भी सामान यूज नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, उनकी एजुकेशन को कोई हाथ नहीं लगाने का, उनकी वस्तु, उनके कपड़े वपड़े कुछ नहीं पहनने का, उनके कोई जो भी सामान है सब इग्नोर करो, भाड़ में जाए उनका। भाई अब जब उनका अगर कुछ नहीं लेना हमको, हम अपना बनाएंगे अपना लेंगे, तो ये सब था। बहिष्कार बोला जाता है इसको कि ना विदेशी सामानों की होली जलाई जाती थी, तो ऐसे करके। और यहाँ पे फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब 1908 में क्या हुआ कि अब यहाँ पे एक और किस्सा क्या है, 1908 में एक और चीज हुई। 1908 में क्या हुआ कि क्रांतिकारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने एक बग्गी पे ये समझ के बम ब्लास्ट किया, बम फेंका कि मुजफ्फरपुर का जो जज है ना वो बदनाम है, जिसको जब डबलन किंग्सफोर्ट ये इसको लेके काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी, तो इसकी वजह से लोग परेशान हो गए थे। तो इनको लगा कि यहाँ पे ये बैठा होगा बग्गी में, ये सोच के इन्होंने बम ब्लास्ट कर दिया। लेकिन इसका अंदाजा गलत निकल गया। क्यों? क्योंकि इसमें दो अंग्रेजी महिलाएं मार दी गई, एक वो किंग्सफोर्ड की बीवी थी और एक उसकी दोस्त थी, तो उसकी वजह से दो लोग मारे गए। तो इस घटना के पश्चात प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मारकर हत्या कर ली और क्रांतिकारी खुदीराम बोस को फांसी हो रही थी। अब ये जो कांड हुआ, मतलब ये खुदीराम बोस वाला, ब्रिटिशर्स ने इसमें भी तिलक को फंसा दिया कि सब तुम्हारी वजह से हुआ। ये ब्रिटिशर्स की तो देखो आदत थी, कुछ भी होता था। कल दिन अगर इन लोग के देश में भी अगर कोई कांड हो जाता, कल दिन कुछ हो जाता है, तो तिलक को ही बोल देते कि नहीं तुम्हारी वजह से ही हुआ है जो कुछ भी हुआ है। तो इसलिए क्या हुआ कि अब जैसी ये सारी चीजें हुई, तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि नहीं चलो ठीक है, फिर से मुकदमा चलाया उन पे 1908 में। फिर केस चलने के बाद, और ये तिलक का केस यहाँ पे किसने लड़ा था आपको मालूम है? मोहम्मद अली जिन्ना ने, जिसको कायदे आजम बोला जाता है। भैया कराची में जन्मे, इंग्लैंड में पढ़े, मुंबई में आए, वहां से पहले तो बोले कि मैं भारत के लिए हूँ, आखिरी तक भारत के लिए काम करूंगा, लेकिन अपने विचार ही बदल लिए बाद में, आगे चल के सोच बदल गई कि है ना पाकिस्तान बना लिया। और आज देखिए पाकिस्तान की हालत कैसे खस्ता हाल हो रखी है। अगर उसका तो वही है, अगर वो कुछ अगर नहीं किया गया ना तो वो गया, फिर तो वो बलूचिस्तान में वैसे ही सब चल रहा है। फिर वो अलग टॉपिक है, अभी अपन उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे ये सब कुछ हुआ, इनके ऊपर मुकदमा चला, 1000 रुपया फाइन और 6 साल के लिए उनको म्यांमार के मांडले जेल में भेज दिया गया। म्यांमार के मांडले जेल में भेज दिया गया, 6 साल जेल में रहे।
जब जेल में थे तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, गीता रहस्य। गीता को उन्होंने ट्रांसलेट किया था, जो अपनी श्रीमद् भगवत गीता है। अर्जुन श्री कृष्ण के उपदेशों को बताते थे ये लोगों को, मतलब उनसे रिलेटेड सारी चीजें करते थे कि देश में क्या होना चाहिए। अब गीता रहस्य उन्होंने काफी ज्यादा क्या किया, उन्होंने ये बुक लिखी और उसके बाद जब जेल से छूटे तो उसके बाद इसको पब्लिश किया, छापा, हर जगह लोगों को भेजा, लोगों को बोला कि इसको, लोगों को प्रोत्साहित किया कि ये किताब को आपको पढ़ना चाहिए। तो लोगों ने इसकी खूब खरीदारी की, तो इसकी वजह से उनके पास जबरदस्त कमाई हो गई। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो भी उनको पैसा मिला ना, सब उन्होंने क्या किया कि इधर लगा दिया, क्या बोलते हैं, होम रूल, ये जितने भी जो इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहे थे सब उसमें लगा दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ये सारी चीजें हुई, फिर उसके बाद में जेल से छूटने के बाद इंडिया आए। इंडिया आने के बाद क्या हुआ कि जैसे कांग्रेस को है ना सारी चीजें हो रही थी, कर ही रही थी, और उस समय वर्ल्ड वॉर भी चल ही रहा था। वर्ल्ड वॉर पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे इधर इंडिया ने वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, तब तक 1915 आते आते महात्मा गांधी आ गए। महात्मा गांधी ने इधर महात्मा गांधी आए तो उन्होंने पूरी तरह से कांग्रेस को बदल के ही रख दिया। गांधी जी समझ गए थे कि है ना ये कांग्रेस तो कुछ करती नहीं है, इसको है ना, गांधी जी ने भी, क्योंकि इसके पहले ये कांग्रेस के कुछ सेशन अटेंड किए थे। अब ब्रिटिशर्स पता है क्या बोलते थे कि है ना, हम तो जो है ये भारत और अफ्रीका के लोगों को, ये लोग तो अनपढ़ जाहिल लोग हैं, हम तो इनको सभ्य बनाने के लिए आए हैं और ये तो हमारे खिलाफ ही उल्टा आवाज उठाते रहते हैं, इस तरीके की बातें बोलते थे वो। अरे इन लोगों को जरा इतिहास तो पता नहीं है, हमारा तो कई हजारों साल पुराना इतिहास है भारत का। अरे इतिहास उठा के देख लो, सब भारत से निकला है, जीरो भारत से निकला है। फिर उसके बाद भारत में क्या होता था, पहले मैथ्स भारत से निकला है, साइंस भारत से निकला है। अरे वेदों में तो है ना सीधा सीधा बोला गया कि जब जैसे अपन जो साइंस की लैंग्वेज में जो पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वेदों में तो ऐसा बोला गया कि, लेकिन असल में जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है वो है ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अब देखिए वो तो मेरे को एग्जैक्टली मेरे को भी नहीं मालूम कि वो सही में है कि बस ऐसा बोला गया है, लेकिन हाँ ऐसी बहुत सारी चीजें जो भारत से ही निकली है। अपने यहाँ पे बुद्धिज्म निकला, काफी कुछ हुआ है, लेकिन ब्रिटिशर लोग समझते नहीं थे। तो अब इधर महात्मा गांधी आए तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने सबसे पहले पूरी कांग्रेस पार्टी को खोल दिया कि नहीं, छोटे से छोटा इंसान भी अगर चाहे तो कांग्रेस ज्वाइन कर सकता है, और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जैसी सारी चीजें की, कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। लेकिन गांधी जी से उनके थोड़े विचार अलग थे, क्योंकि तिलक का ये बोलना था कि देखिए आपकी जो अहिंसावाद की नीति है ना, आप उसको एक बार के लिए थोड़ा सा छोड़ दीजिए। मतलब ठीक है आप शांति से आजादी मांग रहे हैं, बात सही है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको भी स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले हैं। तो उसके बाद लेकिन खैर गांधी जी का जो नॉन वायलेंट की वो है ना, वो फिर भी काम हो रही थी, उससे फिर भी काम चल रहा था। बाद में लेकिन गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया था, जिसमें बोल दिया था कि करो या मरो। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ये सब कुछ हुआ, उन्होंने उसके बाद ये सारी चीजें हुई, फिर उसके बाद उनका भी कहना सही था, फिर इधर से आ गया। फिर उसके बाद अप्रैल 1916 में चालू होता है होम रूल लीग आंदोलन। अब उसके बाद क्या होता है कि अप्रैल 1916 में आते आते क्या हुआ कि लोकमान्य तिलक ने क्या किया कि अब जैसे श्रीमती एनी बेसेंट के साथ में क्या किया कि होम रूल लीग की स्थापना कर दी। होम रूल लीग का क्या काम था कि है ना, देश को आज़ादी दिलाना, मतलब जो देश के लिए, जो आज़ादी के लिए अगर जहाँ पे कहीं पैसा वैसा कोई फंड चाहिए तो उसको फंड प्रोवाइड करना, कोई क्रांतिकारी गतिविधियाँ हो रही है तो उसके बारे में लोगों को बताना, ये सारी चीजें होती रहती थी। और इसमें लोकमान्य तिलक ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। देश को उन्होंने क्या किया। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले और इन्होंने, और एक्चुअली क्या हुआ था ना, कांग्रेस तो शुरुआत से ही सबसे पहले ये मांग करती थी कि है ना, हमको अलग से एक कानून चाहिए, ब्रिटिशर्स हमारे लिए अलग कानून बना के लाएं, इस तरह की कांग्रेस डिमांड रखती थी, लेकिन असल में ऐसा कुछ होना नहीं था। 1909 में जो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स आया था ना, वो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स में तो क्या हुआ था कि वो गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या किया था कि उन्होंने है ना कांग्रेस में का साथ दे दिया इसमें अंग्रेजों का,
माफ कीजिएगा कांग्रेस बोल रहा था, अंग्रेजों का उन्होंने ही साथ दे दिया। अंग्रेजों का जहां उन्होंने साथ दे दिया तो उसके बाद हुआ क्या, जहाँ पे इधर अंग्रेजों का साथ दिया और उनको जितने भी चीजें थी सब, मतलब इसमें तो सारी चीजें, इसमें ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि सबको कोई है ना कोई कानून वानून नहीं, किसी को कोई राइट नहीं, ऊपर से अलग से है ना सबको सेल्फ इलेक्टोरेट दे दिया। मतलब क्या, हिंदुओं का अलग, मुस्लिमों का अलग। इसमें तो ये ब्रिटिशर्स का तो अलग ही फंडा। अब उसके बाद क्या हुआ कि सब इसको लेके गुस्सा हो गए कि ये क्या फालतूगिरी है कि है ना, इधर हम तो है ना मतलब देश को हम एक साथ बना के रखना चाहते हैं और ये हमको अलग कर रहे हैं। और ये बंटवारे भी जो भारत पाकिस्तान बांग्लादेश इन सब का बंटवारा हुआ है ना, सब ब्रिटिशर्स की वजह से ही हुआ है। उस समय इन्होंने है ना ये सब किया था कि फूट डालो राज करो। हालांकि बाद में गोपाल कृष्ण गोखले को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसी ये सारी चीजें हुई, अब उसके बाद फिर 1919 में फिर आया रोलेट एक्ट आ गया। रोलेट एक्ट में तो क्या हुआ कि उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि कोई सुनवाई नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। अगर किसी के ऊपर भी शक हुआ कि अगर वो कोई आतंकवादी गतिविधि में शामिल है, कोई मतलब, हालांकि वो क्रांतिकारी गतिविधियों को है ना ब्रिटिशर्स आतंकवादी बोलते थे, हालांकि वो कोई आतंकवादी थोड़ी ना थे। जो बड़े बड़े लोग थे, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे जो भी क्रांतिकारी थे, ये मतलब ये कोई क्रांतिकारी थे, कोई ऐसे लोग नहीं थे कि है ना इन्होंने मतलब अपने हक के लिए लड़ रहे थे, लेकिन ब्रिटिशर्स इनको आतंकवादी बोल रहे थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसी ये सारी चीजें हुई तो उसके बाद क्या हुआ, रोलेट एक्ट आ गया। रोलेट एक्ट को लेके काफी प्रोटेस्ट हुए, तो 13 अप्रैल 1919 को हो गया देश में जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड पे भी मेरा पूरा वीडियो बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं उसको भी। अब इधर 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसके बाद लोकमान्य तिलक की इतना दुखी हुए इस हत्याकांड से कि उनकी हेल्थ डाउन होती गई धीरे धीरे करके, तबीयत खराब होने लगी, क्योंकि उनके लिए देश से ऊपर कुछ नहीं था। देश को बहुत मानते थे, देश के लिए काफी कुछ करना चाहते थे, तो इसलिए उनकी क्या हुआ कि हेल्थ डाउन होती गई धीरे धीरे करके, और काफी निमोनिया जैसी बीमारियों ने उनको घेर लिया। और उसके बाद फिर 1 अगस्त 1920 को मुंबई में उनका निधन हो गया, उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। लेकिन अब चलिए, फिर ये था उनके लोकमान्य तिलक के बारे में। अब उनके आइडियोलॉजी के बारे में जानते हैं कि वो एक्चुअल में क्या चाह रहे थे। मतलब देश को आजादी मिलनी चाहिए। अब देखिए उन्होंने स्वराज की मांग की थी कि पूर्ण स्वराज चाहिए, और नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि लेकिन उनका स्वराज का ये मतलब था कि देखिए सेल्फ गवर्नमेंट का नहीं था उनका कहने का मतलब। सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ कि देखिए चलिए अभी ब्रिटिशर्स तो चले जाएंगे, कल फिर किसी और की गवर्नमेंट आ जाएगी तो वो राज करेगी। तो उनका ये कहना था कि देखिए वो बात ठीक है, दूसरे की सरकार आ जाए, लेकिन अपना भी देश में सबको काफी योगदान देते रहना चाहिए। देश के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, लोगों को भी खुद सोचना पड़ेगा, लोगों को इसमें थोड़ा अपनी सेवाएं देनी पड़ेगी, सारी चीजें करनी पड़ेगी देश को संभालने के लिए, देश को बचाने के लिए। तो इस वजह से इसी को ही बोला गया कि स्वराज का सही मायने क्या है कि आप अपने हिसाब से गवर्नमेंट चलाओ और आप अपना हक भी मांगो उसमें अगर कोई जरूरत पड़ती है तो। स्वराज के बारे में उनका ऐसा मानना था। हालांकि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का यहाँ पे क्रिटिसिज्म भी होता है, क्योंकि क्या हुआ था कि वो महिलाओं को लेके है ना थोड़ा वो पढ़े लिखे, मतलब उनको महिलाओं को शिक्षित करने के थोड़ा खिलाफ रहते थे। उनको भी ऐसा रहता था कि नहीं महिलाएं नहीं करनी चाहिए। हालांकि उनकी बेटियां भी थी, उनकी बेटियों को उन्होंने अपनी बेटी को खुद को पढ़ाया लिखाया था, काफी ज्यादा पढ़ी लिखी थी, लेकिन उनकी थोड़ी सोच वैसी थी। तो थोड़े देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना सब कुछ करते हैं लेकिन दूसरों को नहीं करने देते। थोड़ा कुछ लोगों में तो ऐसी आदत थी, ये बहुत गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। तो लड़कियों के राइट्स को लेकर उनको थोड़ा रहता था कि नहीं लड़कियां घर पे ठीक है, अभी एक बार इनको नहीं करना चाहिए ज्यादा। तो इस हिसाब से सारी चीजें होती थी। स्वराज को लेके उनका रहता था। एजुकेशन के लिए काफी सारे उन्होंने रिफॉर्म्स लाए थे, काफी कुछ किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। अरे क्योंकि उनको ये रहता था कि ब्रिटिशर्स का तो उन्होंने साफ साफ कहना था ब्रिटिशर्स के लिए, अरे इनको तो कुछ पढ़ी नहीं है, ये तो खाली बस रूल कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स को ऐसा था कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, कोई पढ़े लिखे नहीं पढ़े कुछ भी करे, चाहे वो कहीं सरकारी नौकरी कोई नौकरी वोकरी कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, कोई गरीबी में जीवन जिए,
अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ता था, कुछ मतलब नहीं होता था उनको, ऐसा था सब बाढ़ में जाए, हम यहाँ पे रूल कर रहे हैं। आपको मालूम होगा अभी जब 1850 आते आते तक अपने इंडिया की 23% से ऊपर ज्यादा जीडीपी हुआ करती थी, ग्रोथ रेट बहुत अच्छी थी अपने इंडिया की। लेकिन ये जब अंग्रेजों ने यहाँ पे आए, अंग्रेजों ने सब कुछ किया, तो अंग्रेजों ने इधर सब लूट लिया, सबको इधर से सब सारी चीजें लूट ली, सब कुछ किया, सारा धन दौलत वो अपने पास ले गए। वो यहाँ से क्या करते थे, सारा जो भी माल होता था ना वो सब क्या करते थे, वो ब्रिटेन में ले जाते थे, और ब्रिटेन में सबको ले जाके है ना खरीदते रहते थे, मतलब वो बना के उस हिसाब से अपने मॉडल से बेचते थे और बोलते थे लो खरीदो हमारा सामान। तो ऐसे करके इंडिया को उन्होंने खूब लूटा, काफी कुछ किया। फिर उनको लेके था कि अब लैंग्वेज को लेके भी था कि जैसे उनका भी ये मानना था कि है ना हिंदी प्रॉपर लैंग्वेज होनी चाहिए। मतलब आप देखिए इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि इंडिया में भाषा को लेके बहुत सिविल वॉर चलता है। अभी तमिलनाडु में भी आपने कुछ दिन पहले देखा, भी वहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो है ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके है ना प्रोटेस्ट कर रहे कि नहीं हमारे लिए नहीं होना चाहिए ये चीज़, ये अगर इससे हो गया तो हमारे कल्चर को धक्का लगेगा। हालांकि उस पॉलिसी में तो ये बोला गया है कि नहीं, अब पॉलिसी में तो यही बोला गया है कि नहीं ऐसा तो कुछ है नहीं, लैंग्वेज सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज होगी। ऐसा नहीं है कि अगर कोई मान लो महाराष्ट्र का है तो उसको मराठी में, गुजरात का है तो गुजराती में, बंगाल का है तो बंगाली में, तो हर किसी की अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से सबको पढ़ाया लिखा जाएगा स्कूल कॉलेजेस में। ये एजुकेशन पॉलिसी में था। तो लोकमान्य तिलक का भी यही मानना था कि नहीं देखिए इंग्लिश आना चाहिए, इंग्लिश प्रॉपर होना चाहिए, लेकिन ऐसा आना चाहिए वो बात ठीक है, लेकिन हिंदी को प्रॉपर अपनी लैंग्वेज बनाओ। हिंदी, संस्कृत क्योंकि हमारा शुरू से कल्चर रहा है, वो देश के कल्चर को बहुत ऊपर रखते थे। ब्रिटिशर्स ने तो क्या किया था ना, बहुत सारी मिशनरीज खोल दी थी। मिशनरीज खोलने के बाद उन्होंने क्या किया था कि वो हिंदुओं के खिलाफ सारी चीजें बोलते रहते थे कि तुम्हारे हिंदू धर्म में ये बातें लिखी गई है, ये तुम्हारे भगवान अच्छे नहीं है, ऐसी वैसी बहुत उल्टी सीधी बातें बोली जाती थी। तो लोकमान्य तिलक ये सारी बातें नहीं बोलने देते थे किसी को। उन्होंने क्या किया कि देश को लेके काफी सारी चीजें की। देश को लेके उन्होंने क्या किया कि जैसे लोगों के खिलाफ, मतलब लोगों को उन्होंने बताया कि देखिए अपना हिंदू धर्म भी सबसे अच्छा है। लोगों को बताया कि रोज उनको अपने पूजा पाठ करनी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। फिर उसके बाद जैसे आज के टाइम पे तो कैसा हो गया ना, लैंग्वेज को लेके भी उनका ऐसे था कि अंग्रेजी हमेशा उसको ऐसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए अंग्रेजी को। देखिए आज के ज़माने में तो स्थिति ऐसी है कि है ना अंग्रेजी के बिना कोई काम ही नहीं चलता, सबको इंग्लिश में चाहिए कि है ना इंग्लिश में ही सब कुछ करना चाहिए। तो उस हिसाब से क्या होता है कि आज ना कोई हिंदी मीडियम से कोई बच्चे पढ़ते हैं। अब आज के टाइम पे क्या हो गया कि अब देखिए अगर आज कोई अगर जैसे मान लीजिए कोई छोटे कद का इंसान है, अगर कोई बहुत ज़्यादा उसको नॉलेज हो और अगर वो बहुत पढ़ा लिखा हो और अगर उसको अगर इंग्लिश नहीं आती हो या कुछ अगर मतलब अच्छा अगर इंग्लिश नहीं आ रही है, अगर और कोई नहीं बात है ना, तो उनके साथ ऐसा होता है कि उनको निकाल देते हैं, उनको बोलते हैं कि नहीं ये कोई काम का नहीं है। लेकिन यही अगर कोई बड़े किसी नेता का, कोई मंत्री का कोई बच्चा होता है या कोई होता है, सबसे पहले उनको जगह दी जाती है कि नहीं इनको सबसे पहले स्पेस दिया जाना चाहिए। ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए उनका मानना था। लैंग्वेज को लेके उनको काफ़ी रहता था कि नहीं लैंग्वेज अच्छी हो, मतलब हिंदी को प्रॉपर लैंग्वेज बनाया जाना चाहिए। संस्कृत के बारे में लोगों को ज्ञान होना चाहिए, रामायण, गीता, इन सभी के बारे में पता होना चाहिए। तो ऐसे करके ये सारी चीज़ें होती थी। स्वराज को लेके भी उन्होंने बताया था कि क्या होना चाहिए। गांधी जी से इनके थोड़े बहुत डिफरेंस थे आइडियोलॉजी को लेके। गांधी जी को उन्होंने समझाया था कि नहीं आपने जो नॉन वायलेंस की नीति अपनाई उसको कभी कभार छोड़ सकते हैं आप। ऐसा नहीं है कि है ना हर समय ऐसे लोगों को ऐसे ही कर करके किया जाए कि थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा, वरना ऐसे तो कभी आज़ादी नहीं मिल पाएगी। अगर वही बात है कि लेकिन गांधी जी की टेक्निक भी काम करती है। हालांकि आगे चल के इसका बदला लिया आगे चल के कुछ लोगों ने, जैसे जो जलियांवाला बाग हुआ, उसके बाद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे उन्होंने भी अपना मूवमेंट चलाया, काफ़ी कुछ किया।
तो ये थी उनकी पूरी आइडियोलॉजी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ये था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में। आपको कैसा लगा वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें। और इसके फिर अगली वीडियो में मिलेंगे कल किसी और टॉपिक पे, कोई और हिस्ट्री का टॉपिक लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।